सभी बच्चों का मिशन शिक्षण संवाद की आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकरण क्रिया और शीट क्रमांक 14। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक हिंदी व्याकरण प्राथमिक स्तर की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम करेंगे शीट क्रमांक 14, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बच्चों देखते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में। विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि विशेषण का अर्थ होता है जो कोई विशेषता बताए। ठीक, तो जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, परिमाण या अवस्था बतलाए, वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। जैसे मीठा आम, काला अंगूर, लंबा पेड़, ईमानदार व्यक्ति या राम ईमानदार है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें काला, मीठा, ईमानदार या फिर कहें कि 12 केले, तो जहाँ पे इन शब्दों का यूज होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम कहेंगे विशेषण। बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये हमने देखा था। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके हम इसको विस्तार से भी देखे थे, तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं कि पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुण, जैसा नाम में ही आ रहा है कि जो कोई गुण के बारे में बताए। ठीक, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वभाव या दशा का बोध कराते हैं, वो कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे लंबा पेड़, मीठा आम, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम में किसी संख्या की भी संख्या आता हो या गिनती का बोध कराते हो, वो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। अब बच्चों, इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, जैसे 10 केले, 4 लड़के, 5 आम, ये एक निश्चित संख्या है जिसको हम गिन पा रहे हैं। अनिश्चित, जैसे कुछ लोग, कई पेड़, तो इसमें कुछ और कई, तो वो कितने हैं ये हम नहीं बता पाएंगे। तो ये कुछ और कई, ये अनिश्चित शब्द है, और 4, 10, 9 जहाँ संख्या है वो निश्चित है। तो जहां भी संख्या या गिनती का बोध कराते हो, वो क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अगला बच्चों तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है जहां क्वांटिटी की बात करें, मात्रा की बात करें, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में मात्रा, नाप, तौल का बोध कराते हो, मापन का, जैसे कितने किलो, कितने लीटर, कहेंगे ना कि 5 किलो आम ले आओ, 10 लीटर तेल ले आओ। तो जहां हम मात्रा को तौल के बताते हो, वो क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, परिमाण, जहां हम तौलने की बात करें, क्वांटिटी की बात करें। ठीक, और आखिरी है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द से बने हो। सर्वनाम शब्द कौन से थे? यह, वह, तो इन शब्दों से जो बने हों
वो क्या कहलाएंगे? सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द से बने हों और संज्ञा की विशेषता को बताते हों। जैसे यह पुस्तक, वह लड़का, प्रत्येक छात्र। तो इसमें यह, वह और प्रत्येक ये शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में पिछली कक्षा में। अब इससे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न दिए थे बच्चों, उसे भी हम हल करते हैं। तो बच्चों, अभ्यास प्रश्न में हमने 5 प्रश्न दिए थे, एक एक करके हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता कौन सी? गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? बच्चों, हमने देखा था कि विशेषण के कितने भेद थे? 4 भेद हैं। अगर उनके नाम भी पूछे तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है। तीसरा है, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या आए। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला चौथा है, बाजार से 5 किलो चावल ले आना। ये एक वाक्य है बच्चों। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब देखना, यहाँ बाजार से 5 किलो, देखो कितना लाना है। अब यहाँ तौल की बात हो रही है बच्चों, यहाँ संख्या को मत देखना, यहाँ किलो, इसका मतलब यहाँ तौलने की बात हो रही है। तो जहां हम माप या तौल का प्रयोग करते हैं, वहां हम किसकी बात करेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। अगर यहाँ सिर्फ 5 होता, किलो ना लगा होता, तब यहाँ हम संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। तो यहाँ अभी हो रहा है 5 किलो चावल, तो परिमाणवाचक विशेषण है। आखिरी प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण की 2 उदाहरण लिखिए। पहला, यह पुस्तक, इसमें सर्वनाम क्या है? यह पुस्तक पुरानी है। वह बालक तेज दौड़ता है। तो इसमें बालक कौन? वह। तो यहाँ सर्वनाम शब्द कौन सा है? यह और वह। तो इसका उदाहरण होगा, यह पुस्तक पुरानी है, वह बालक तेज दौड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी पिछली कक्षा का फिर से रिवीजन। अब हम देखते हैं आज सीट क्रमांक 14, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। बच्चों, तो आज का प्रकरण है क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। या सीधे कहें तो काम, जो भी काम हम करते हैं, सोना, खाना, पीना, जाना, आना, बैठना, उठना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया का अर्थ है कार्य करना या कोई काम करना। क्रिया किसी भी कार्य के होने या करने को दर्शाती है। जो भी क्रिया होती है उसमें जो करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और जो भी कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम दौड़ता है, तो दौड़ना एक क्रिया है, और राम, क्योंकि दौड़ कौन रहा है? राम, तो राम करता है। ठीक है बच्चों। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी वो शब्द होते हैं जो रंग, रूप, लिंग या पुरुष के अनुसार अपना बदल लें अर्थ को। जैसे मैंने कहा कि राम जाता है, अगर मैं इसको कर दूं गीता, तो हम जाता है नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे गीता जाती है। तो जैसे ही हमने लिंग बदला, उसका क्रिया जो है वो बदल गई, उसने अपना रूप
बदल लिया, इसलिए ये क्या है, विकारी शब्द होते हैं। जैसे मैंने कहा राम दौड़ता है, और जब मैं बोलूंगी वे सब दौड़ते हैं, तो दौड़ता और दौड़ते, ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने एक वचन से बहुवचन किया तो उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। तो क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रंग, रूप, लिंग और पुरुष कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे ही कर्ता बदलेगा उसका क्रिया भी बदल जाएगी। ठीक, क्रिया शब्द जो है वो संस्कृत शब्द के में इसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो वहां क्रिया ना कह के इसको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ठीक, हिंदी में इन धातुओं के साथ ही, जैसे संस्कृत में हम पीयू ना, तो इसमें हम हर धातु के साथ ना शब्द ना जो है, ना अक्षर जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए खाना, पीना, सोना, रहना, आना, जाना, बैठना, उठना, भागना, दौड़ना, हर शब्द में पीछे देखोगे तो ना जुड़ा होता है। तो ये क्या होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा है, रोहन ने खाना खाया। अब इस वाक्य में खाया, ये जो खाया शब्द है ये क्रिया है। ठीक, और कौन खा रहा है, रोहन, तो रोहन कौन है, कर्ता है। ठीक, इसी तरह से उसने अपना स्कूल देखा। देखना, देखना क्या है, क्रिया है। और उसने देखा, तो उसने कौन हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्रिया शब्द जो है वो कर्ता के काम को बताता है। अब क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। तो आज हम देखेंगे बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। अकर्मक क्रिया, हमने क्या कहा, दो तरह की क्रिया होती है। तो कर्म के आधार पर दो हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती हैं वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म या कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका प्रभाव जो है वो सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है, इसमें कर्म को बीच में नहीं लाते। जैसे मैंने कहा राम दौड़ता है, तो इसमें बीच में और कोई शब्द नहीं आता। राम, राम करता हुआ और दौड़ना क्रिया हुई, तो दौड़ने का फर्क किसको पड़ रहा है, राम को। तो जिसमें सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़े वो है अकर्मक क्रिया। अमन दौड़ता है, राम खेलता है, राकेश जाता है, तो इसमें जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये कैसे हैं, अकर्मक क्रिया है। क्रिया का फल अथवा प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक, और दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, जिसमें क्रिया शब्द के साथ में कर्म भी जुड़ा हो। सकर्म, जिसमें कर्म भी जुड़ा हो। वाक्य जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता हो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूर्ण नहीं कर पाती। जैसे अभी मैंने कहा था राकेश खेलता है, अगर मैं इसी शब्द को बोलती कि राकेश क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ एक कर्म आया कि वो कौन सा खेल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। जब मैंने बोला राकेश क्रिकेट खेलता है, तो अब खेलने का प्रभाव क्रिकेट पे पड़ रहा है, ना कि राकेश पर। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। इसी तरह से मामा जी बाजार जाते हैं, अगर इस वाक्य को मैं कहती कि मामा जी जाते हैं, तो जाते हैं कहाँ जा रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं।
सिर्फ वो जा रहे हैं, इसका प्रभाव सीधे मामा जी पे पड़ा, तो ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन मैंने जब बोला मामा जी बाजार जाते हैं, तो अब जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बाजार जाने पे, मतलब कर्म कौन सा हो गया? बाजार। तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया हो गई। इसी तरह सोनिया खाना खाती है, तो खाना खाने का प्रभाव किस पे है? खाना खाने पे है, तो यहाँ खाना कर्म है और खाती है क्रिया है। ठीक, इसी तरह अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि राम आम खाता है, तो राम कर्ता हुआ, खाना क्रिया हुई और आम कर्म हुआ। मतलब अगर राम आम को खाएगा तो आम या तो खत्म हो जाएगा या कम होता जाएगा। तो जब हमारा प्रभाव, काम करने का प्रभाव किसी क्रिया पे पड़ता है, किसी काम पे पड़ता है, तो वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कहाँ सकर्मक क्रिया है, कहाँ अकर्मक क्रिया है। अगर जहां पर भी क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े वो अकर्मक क्रिया, और जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े, कौन सा काम किया गया है उस पे पड़े, तो वो है सकर्मक क्रिया। अब इसके लिए यहाँ मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न लिखे हैं जिन्हें आप लोगों को हल करना है। पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा बतानी है। दूसरा, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तीसरा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है बच्चों, अकर्मक क्रिया का कोई एक उदाहरण लिखिए। और पांचवा, एक वाक्य है, रोहन अखबार पढ़ रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द को ढूंढना है तुम्हें कि कौन सा क्रिया शब्द है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग हल करिए। अब हम देखते हैं अनुच्छेद। तो बच्चों अनुच्छेद, पहले इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक चमकता हुआ हरा पौधा दिखाई दिया। एक बूढ़े साधु ने उससे कहा, यह जादुई पौधा है, इसे जितना पानी दोगे ये तुम्हें उतनी ही खुशी देगा, लेकिन लालच करने पर यह पौधा सूख जाएगा। सोहन रोज उसे प्यार से सींचने लगा। कुछ ही दिनों में वो पौधा बड़ा हो गया और उस पे फूलों से भी मीठे फल गिरने लगे, जिन्हें सोहन पूरे गांव में बांटता। सोहन अमीर तो नहीं बना, पर गांव का सबसे खुशहाल इंसान बन गया। गांव का एक लालची जमींदार यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि अगर वो इस पेड़ को चुरा ले आए और उसे अपने यहाँ लगाए तो वो इसके फल बेचकर अमीर हो जाएगा। एक रात जमींदार अपने आदमियों को लेकर गया और सोहन के आंगन में घुसा और जबरदस्ती पेड़ को क्या किया, उखाड़ कर ले आया और अपने महल में लगा दिया। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वो पेड़ तो सूख गया और लालच के कारण पेड़ की सारी पत्तियां क्या हुई, काली पड़ गई। ठीक, तो ये हमारा आज का अनुच्छेद है। अब बच्चों कुछ प्रश्न इस पे आधारित हैं, उन्हें हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, गांव में रहने वाले मेहनती लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी सोहन, ऑप्शन सी सोहन और ऑप्शन डी अजय। तो बच्चों हमने कहानी में पढ़ा था कि जो मेहनती लड़का था उसका नाम था सोहन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न, जंगल में सोहन को क्या मिला? पहला, एक चमकता हुआ हरा पौधा, दूसरा सोने का सिक्का, तीसरा जादुई किताब या चौथा एक पुराना नक्शा। तो क्या मिला था सोहन को? एक चमकता हुआ हरा पौधा, ऑप्शन ए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न तीसरा,
पौधे के बारे में किसने चेतावनी दी? ए, एक राजा ने, बी, उसके पिता ने, सी, एक बूढ़े साधु ने, या डी, एक शिकारी ने। तो बच्चों, उस पौधे के बारे में सोहन को एक बूढ़े साधु ने चेतावनी दी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चौथा प्रश्न, साधु के अनुसार पौधा कब सूख जाता है? ए, धूप ना मिलने पर, बी, लालच करने पर, सी, पानी न देने पर, या डी, रात होने पर। तो हमने देखा था बच्चों कि लालच करने पे पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, ऐसा उस साधु ने कहा था। पांचवा प्रश्न, पेड़ को कौन चुरा ले गया? ए, गांव के लोग, बी, जंगल का राजा, सी, गांव का जमींदार, या डी, एक प्रसिद्ध साधु। तो कौन चुरा के ले गया था बच्चों? यस, गांव का जमींदार। ऑप्शन सी। तो ये हमने अनुच्छेद पढ़कर उसके सारे प्रश्न हल कर लिए। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और इसे बार बार रिवाइज करिए, ठीक है? और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तो ठीक है बच्चों, गुड बाय।